नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस पूरे सप्ताह में ऐसे कौन-कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन-कौन से इवेंट थे जो मार्केट के फोकस में रहे हैं और अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, मार्केट के लिहाज से सप्ताह काफ़ी बेहतर था, जहां पे फ्रंटलाइन इंडाइसेस जो है करीब 1.25% से 1% ऊपर बंद हुए हैं। वहीं पे ब्रॉडर मार्केट में एक स्ट्रांग एक्शन देखने को मिला है, जहां पे निफ्टी लगभग 1.25% ऊपर चढ़ करके 22,420 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे सेंसेक्स में बढ़त करीब 1% की रही और 73,730 के आसपास बंद हुआ है। मिड और स्मॉल कैप दोनों ही इंडाइसेस में 4% की बढ़त हमने इस सप्ताह में देखी है। आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से इवेंट थे जो इस सप्ताह में फोकस में हैं। तो दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि चौथे तिमाही का जो अर्निंग सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। हालांकि जो अर्निंग सीजन है थोड़ा सा मिक्स रहा है। आईटी से शुरुआत करते हैं तो टीसीएस का नंबर जो इतना बढ़िया आया था, मार्केट की उम्मीद के आसपास ही था बेसिकली वो नंबर। कुछ और कंपनियां जो उन्होंने जो रिजल्ट डिक्लेयर किए, जैसे एलटीआई माइंट्री है, एलएनटी टेक है, एचयूएल है, टाटा कंज्यूमर है, इंडसइंड बैंक है, बजाज फाइनेंस है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है। तो इन सारी कंपनियों में थोड़ा जो रिजल्ट था वो अनुमान से थोड़ा जो है वो कम था और मार्केट ने इन्हें थोड़ा पनिश भी किया इस सप्ताह में। लेकिन कुछ ऐसे और भी कंपनियां हैं जो मार्केट के अनुमान से बेहतर रिजल्ट दिए हैं, जैसे टेक महिंद्रा। हालांकि परफॉर्मेंस मार्केट के अनुमान के आसपास ही था, लेकिन जो आउटलुक दिया उन्होंने 2025 के लिए, 26 के लिए, 27 के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसीलिए स्टॉक जो है फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो करीब 7 से 8% ऊपर था। उसके अलावा जो स्मॉल और मिड कैप कंपनियां जैसे तेजस नेटवर्क है, हटसन एग्रो है, सायन डीएलएम है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल है, इन सारे कंपनियों ने एक अच्छा रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया। बात करते हैं कि ग्लोबली क्या डेवलपमेंट थे जो फोकस में हैं बाज़ार में। तो ग्लोबली हमने देखा कि यूएस का जो मार्च क्वार्टर का जीडीपी है वो डिक्लेयर हुआ। अभी अनुमान थोड़ा सा कम था, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे आगे। उसके अलावा जो यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है दोस्तों, वो जो है 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, लगभग 4.7% के आसपास। तो ये थोड़ा सा जो है एक स्टेजफ्लेशनरी कंसर्न जो है यूएस इकोनॉमी में दिखा रहा है, जहाँ पे ग्रोथ जो है वो लो हो रहा है, जबकि इन्फ्लेशन वहीं का वहीं बना हुआ है। उसके अलावा यूएस के जो टेक हैवी कंपनीज हैं, जैसे अल्फ़ाबेट है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, इन कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर पब्लिश किए हैं। और शायद यही कारण है कि पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में जो है एक स्ट्रॉन्ग हमने रिकवरी जो है मार्केट में देखी है। तो ये कुछ ऐसे इवेंट थे जो इस सप्ताह में जो है फोकस में रहे हैं। बात करते हैं कि सेक्टरली हमारे बाजार में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो सेक्टरली सारे इंडाइसेस जो है पॉजिटिव बंद हुए हैं। सबसे बड़ा गेन हमने देखा पीएसयू इंडेक्स में, जो कि लगभग 5.5% ऊपर था। बीएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल 5%, बीएससी रियल्टी 4.5%, बीएससी मेटल लगभग 4%, बीएससी कैपिटल गुड्स लगभग 3.5%, हेल्थ केयर लगभग 3%, बीएससी एफएमसीजी लगभग 3%। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अक्रॉस दी बोर्ड जो है एक रिकवरी हमने देखी पूरे बाजार के अंदर। आइए बात कर लेते हैं कि निफ्टी में टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन कौन थे। जो टॉप गेनर्स थे निफ्टी में वो है एक्सिस बैंक, दिवीज लैब, टेक महिंद्रा, एसबीआई और हीरो मोटर कॉर्प। जबकि गिरने वाले जो शेयर थे निफ्टी में वो है कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी लाइफ। आइए बात करते हैं कि ऐसे और कौन कौन से मॉनिटरेबल्स हैं, ऐसे कौन कौन से और डेटा पॉइंट्स हैं जो मार्केट जो है वो क्लोजली ट्रैक करता है। तो अगर मैं बात करूं कि एफआईआई और डीआईएस की, तो यहाँ पे एफआईआई जो है लगातार बाज़ार में जो है वो सेलिंग उनकी बनी हुई है। इस सप्ताह में उन्होंने करीब 1050 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। ये डेटा हमने 25 अप्रैल तक का कैप्चर किया हुआ है। जबकि डीआई ने करीब 16,439 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो जहां पे एफआईआई बेच रहे हैं वहीं पे डीआई जो खरीद रहे हैं। ब्रेंट क्रूड दोस्तों $90 के आसपास बना हुआ है। इस सप्ताह में करीब 2.5% का स्पाइक हमें देखने को मिला है। जबकि यूएस का बॉन्ड यील्ड जो है वो करीब 4.7% के आसपास पहुंच गया, जो कि 5 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा हुआ है। क्योंकि जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है यूएस का, वहाँ कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी बढ़िया है यूएस के अंदर। वो कभी ऐसा वहाँ पे ऐसा कोई स्लोडाउन देखने को नहीं मिला है। फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर की बात करें तो जो पीसीई का जो इंडेक्स है वो करीब 3.7% बढ़ा, जबकि अनुमान था 3.4% का।
तो पीसी स्ट्रांग होने की वजह से इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट जो है बाज़ार में जो है बना हुआ है। मार्केट कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि शायद आने वाले समय में जो रेट कट का डिसीजन है वो शायद और डिले हो सकता है। इसीलिए यूएस के बॉन्ड में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा उछाल जो है पिछले 5 महीने में हमने देखा है। बात करते हैं कुछ कॉरपोरेट कुछ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक न्यूज़ की। तो जैसे हमने बताया कि जो यूएस का जीडीपी डेटा है फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2024 का वो डिक्लेयर हुआ और ये 1.6% के आसपास जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, जो कि पिछले 2 साल में लोवेस्ट है। तो ये मार्केट के अनुमान से जो 2.4% था उससे कम है। तो एक तरफ इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो रही है, दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड जो है बड़ा हुआ है या बना हुआ यूँ कहें तो इस तरह से एक स्टेजफ्लेशरी इन्वायरमेंट जो है वो यूएस इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। और अगले सप्ताह में जो यूएस फेड की बैठक होगी उसके ऊपर उनका क्या रुख रहने वाला है, इस पे जो है बाज़ार का फोकस ज़्यादा रहने वाला है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की, कुछ ऐसी कंपनियाँ जो इस सप्ताह फोकस में रहीं, तो जिन मेनली हमने यहाँ पर रिजल्ट कवर किए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने 4th क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। यहाँ पे रेवेन्यू और EBITDA में करीब 11 और लगभग 11% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि प्रॉफिट में करीब 2% गिरावट देखने को मिली है। EBITDA मार्जिन जो है लगभग फ्लैट रहा है। लॉन्ग टर्म में हम पॉजिटिव हैं स्टॉक को। फिर बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम की। तो यहाँ पे रेवेन्यू, EBITDA और पैट में लगभग 3 से 10% की बढ़त देखने को मिली है। EBITDA मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइनिंग हुआ है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल नंबर ना ज़्यादा बहुत ही ख़राब है ना ज़्यादा अच्छा है। बात करते हैं सायन डीएलएम के। सायन डीएलएम ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं और काफ़ी स्ट्रांग नंबर हैं, जहाँ पे उनके रेवेन्यू में बढ़त करीब 31% की देखी गई, वहीं पे प्रॉफिट में बढ़त करीब 81% की देखी गई है। मार्केट आउटलुक जो सायन डीएलएम में काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों। कंपनी ये कह रही है कि अगले 3 साल में वो 30% CAGR के रेट से वो ग्रो करने वाले हैं। तो ओवरऑल व्यू जो है पॉजिटिव है सायन डीएलएम के लिए। मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग है। ये स्टॉक जब रिजल्ट के बाद में स्टॉक जो है करीब 10% ऊपर भी था, तो मार्केट ने इनको रिवॉर्ड किया है। लॉन्ग टर्म में भी कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, जहाँ पे उनके रेवेन्यू और EBITDA में 8% और 23% क्रमशः बढ़त देखने को मिली है। उनके प्रॉफिट में करीब 23% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये नंबर थोड़ा सा वीक था मार्केट अनुमान से। हुतामाकी इंडिया लिमिटेड ने अपने रिजल्ट पब्लिश किया। यहाँ पे जो नंबर हैं वो थोड़े से अनुमान से जो है कम आए हैं। रेवेन्यू में गिरावट करीब 8% की देखी गई, जबकि प्रॉफिट में गिरावट करीब 27% की देखी गई। EBITDA मार्जिन भी उनका गिरा हुआ है। तो ये नंबर जो है मार्केट अनुमान से थोड़ा सा जो है ख़राब था। LTIMindtree ने भी अपने नंबर पब्लिश किए और नंबर यहाँ पे मार्केट अनुमान से जो है कम ही था। तो हमें लगता है कि LTIMindtree में अभी फ्रेश बाइंग के लिए हमें वेट करना चाहिए। स्टॉक में अगले कुछ महीनों में हम कंसल्टेशन दे सकते हैं, और जब ये स्टेबलाइज हो जाए तो आप SIP के जरिए चाहें तो स्टॉक को खरीदें। लेकिन अभी ये शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि जो हेडविंड है वो बनी हुई है कंपनी के अंदर। टेक महिंद्रा का नंबर जो कंपनी ने डिक्लेयर किया वो मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम था, लेकिन जो कमेंट्री मैनेजमेंट ने दी उनके रिजल्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में वो काफ़ी पॉजिटिव था दोस्तों। कंपनी ये कह रही है कि अगले 3 साल में जो उनका मार्जिन जो 7.5% के आसपास का है उसको 15% लेके जाएंगे। और जो उन्होंने इस बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का जो डिसीजन लिया है पिछले कुछ महीनों में, इसके फ्रूट को बेयर करने का समय जो है अगले 2 या 3 साल में देखने को मिलेगा। तो ये था टेक महिंद्रा। HUL की बात करते हैं। यहाँ पे नंबर जो है सेल्स जो है वो फ्लैट रहा इस क्वार्टर का। EBITDA और प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइनिंग देखने को मिली है। तो नंबर थोड़ा सा जो है वो मार्केट के अनुमान से जो है थोड़ा विपरीत था। मैक्रोटेक डेवलपर्स ने अपने नंबर पब्लिश किए। यहाँ पे सेल्स में बढ़त करीब 23%, प्रॉफिट में बढ़त करीब EBITDA में बढ़त करीब 35% की देखी गई, जबकि प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग करीब 11% की देखने को मिली है। तो ये थोड़ा सा मिक्स परफॉर्मेंस था। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का नंबर थोड़ा सा मार्केट का अनुमान थोड़ा सा कमी था, हालांकि आउटलुक जो है मैनेजमेंट ने ठीक दिया है लॉन्ग टर्म के लिए। पूर्वांकरा प्रोजेक्ट ने कहा है कि वो मुंबई में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाएंगे और करीब 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पे सेल्स वैल्यू होने की उम्मीद है। और RVNL को जो है 239 करोड़ रुपए का
एक ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां थी जो इस सप्ताह में फोकस में रहीं। आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिनमें हमने हमारे प्रोडक्ट में रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो इस सप्ताह में हमने 4 स्टॉक पे दिए हैं रिकमेंडेशन। इसमें 3 हमारे पिक ऑफ द डे में हैं और 1 पिक ऑफ द वीक में है। तो बात करते हैं पहले पिक ऑफ द डे की। तो दूधला डेयरी में हमने रिकमेंडेशन दिया हुआ है। 965 का CMP था और टारगेट है 1110 रुपया। तो दोस्तों ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड डेयरी कंपनी है और ये मिल्क प्रोडक्ट बनाती है। करीब 25 साल का इनका एक्सपीरियंस है और करीब 22 लाख लीटर पर डे की इनकी कैपेसिटी है प्रोसेसिंग की। आगे चल के कि कंपनी कह रही है कि जो उनका रेवेन्यू है वो बढ़ करके 5,000 करोड़ रुपया होने की उम्मीद है अगले 2 से 3 साल में। अभी की बात करूँ तो 9 महीने का जो डेटा उनका है करीब 2,500 करोड़ रुपये के आसपास का है। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। एबिटा मार्जिन हालांकि जो 9 महीने का था वो 9% के आसपास का है। कंपनी ये कह रही है कि अगले 3 साल में ये 12 से 13% के आसपास लेके जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। और बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो 2025 के अर्निंग पे करीब ये 25 टाइम्स के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो हमें लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। दूसरा हमारा जो पिकअप द डे है वो है REC लिमिटेड। 460 का ये CMP है और 552 का टारगेट प्राइस दिया है हमने। तो REC जो है एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए काम करती है और जितने भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के उसको इम्प्लीमेंट करने का जो है इसमें हेल्प करती है ये कंपनी। और जो उनके प्रोविजनल नंबर आए हैं दोस्तों 4th क्वार्टर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। उनके लोन बुक में ग्रोथ करीब 17% का देखने को मिला है। डिसबर्समेंट में ग्रोथ करीब जो है 67% के आसपास का है। सैंक्शन की बात करें तो यहाँ पे सैंक्शन में बढ़त जो है लगभग 34% की रही है। और जो लोन ग्रोथ मोमेंटम है वो कंपनी के अंदर जो है बना हुआ है। एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है। एसेट क्वालिटी जो है जब बात करते हैं ग्रॉस NPA की, तो ग्रॉस NPA जो है इस वक्त 2.8% और नेट NPA करीब 0.8% है। तो ये एक मार्क इम्प्रूवमेंट देखा गया है कंपनी के एसेट क्वालिटी के अंदर। कंपनी के पास 28% का जो है वो कार रेशियो है। तो ओवरऑल अट्रैक्टिव है। करीब 1.5 टाइम्स के आसपास का ये प्राइस टू बुक है। तो हमें लगता है ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो है इंजीनियर्स इंडिया। 237 रुपये का CMP है और टारगेट 265 रुपये का है। इंजीनियर्स इंडिया दोस्तों एक नवरत्न कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन और कंसल्टेंसी के लिए जो है काम करती है। कंपनी पर अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। अगर मैं बात करूं 2000 जो उन्होंने नंबर डिक्लेयर किए थे तीसरे तिमाही के दिसंबर महीने में, तो 7,991 करोड़ रुपए का ऑर्डर है जो कि उनके सेल्स के करीब 2.5 टाइम्स के आसपास है। तो अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़िया है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। तो हमें लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। करीब 26 के पी के आसपास कमी जो है ट्रेड कर रही है। फिर बात करते हैं पिक ऑफ दी वीक की। तो यहाँ हमने कोल इंडिया पे जो है वो कॉल दिया हुआ है। कोल इंडिया 441 का CMP है और 507 रुपये का टारगेट प्राइस है। तो एक महारत्ना कंपनी दोस्तों जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी करीब 83 माइंस ऑपरेट करती है 8 अलग अलग राज्यों में। और उसके अलावा कंपनी के पास 322 माइंस हैं जिसमें से 171 ओपन कास्ट है और 138 जो अंडरग्राउंड माइंस हैं। और बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर की। तो कंपनी कह रही है कि 2025-26 के लिए कंपनी का टारगेट ये है कि 2026 तक वो 1,000 मिलियन मैट्रिक टन की कोल की कैपेसिटी या यूँ कहें कि कोल का प्रोडक्शन जो है वो करने वाले हैं। तो ऊपर से दोस्तों कि जो हम देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उससे कोल का इवैक्यूएशन जो है बढ़ेगा। जैसे ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर जब बन जाएगा तो इसमें जो है एक अच्छा खासा कंपनी को हेल्प करेगा कि वो अपने जो कोल को है उसको इवैक्यूएट करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। वैल्यूएशन जो कंपनी का जो है ठीक ठाक है। अगर मैं बात करूँ 2026 में तो करीब ये 5.5 के EBITDA के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगले सप्ताह के दोस्तों अगले सप्ताह में कई ऐसे इवेंट है जो फोकस में रहेंगे। तो अगला सप्ताह भी केवल 4 दिन। अगला सप्ताह जो है बुधवार के दिन हमारा बाज़ार बंद होगा महाराष्ट्र डे के उपलक्ष्य में। तो 4 दिन की ट्रेडिंग सेशन होगी और कई ऐसे इवेंट हैं जो फोकस में रहेंगे। तो ऑनगोइंग जो रिजल्ट चल रहा है वो तो फोकस में रहेगा। जैसे कंपनी को रिजल्ट आएंगे उसका मार्केट पर प्रभाव पड़ने ही वाला है।
उसके अलावा यूएस की फेड बैठक होने वाली है अगले सप्ताह में, बुधवार को इसका रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पे क्या कमेंट्री होती है उसके ऊपर भी फोकस रहने वाले हैं। उसके अलावा ऑटो कंपनियां अपने अप्रैल महीने के जो है वो सेल्स डिक्लेयर करेंगी, जीएसटी का डेटा आएगा। तो ये कुछ ऐसे इवेंट हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंट है जो मार्केट क्लोजली जो है वो ट्रैक करेगा। पूरा रिपोर्ट डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां हमने हमारे रिपोर्ट को अपलोड किया हुआ है, और इसके लिए आपको कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हमने कॉर्पोरेट एक्शंस भी कवर किए हैं, न्यू कंपनियां जो आगे चल करके डिविडेंड, बोनस, जिनका स्टॉक स्प्लिट आने वाला है, ये सारे डेटा हमने हमारे रिपोर्ट में कैप्चर किया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.